इस वक्त और आयुष मंत्रालय किस तरीके से अहम भूमिका अपनी निभा रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 के इस मंच पर। सर आज हम बात क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की कर रहे हैं और ऐसे में जब बात हम आयुष मंत्रालय की करें, आयुर्वेद और होम्योपैथी को बढ़ाने के लिए आपकी अगर मैं बात करूं तो आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कैसे इसको आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए 9 नवंबर 2014 को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आयुष का मंत्रालय बनाया जी। आयुष की विधाएं हमारे इसके पूर्व भी मंच पे लोग बता रहे थे। आयुष में देश की वो सनातन से जुड़ी हुई और अतीत के भारत की जो चिकित्सा की पद्धतियां हैं सबको मोदी जी ने एक जगह कर दिया, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, सिद्ध हो, स्वरिक्पा हो, योग हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, इन सबको एक जगह उन्होंने कर दिया। उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य था कि उत्तर प्रदेश में सरकार उस समय जिस दल की थी उन लोगों ने आयुष मंत्रालय को उत्तर प्रदेश में मंत्रालय बनाना उचित नहीं समझा। 2017 में जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तो पहली बार उत्तर प्रदेश में 17 में आयुष का मंत्रालय बना। देश के तमाम राज्यों में आयुष का मंत्रालय बन चुका है, सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं। पहले हमारे अस्पताल जो बनते थे वो अलग अलग, आयुर्वेद अलग होता था और होम्योपैथ अलग होता था, यूनानी अलग होता था। अब क्या है कि अब हम प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बना रहे हैं। एक ही अस्पताल के परिसर में होम्योपैथ भी है, यूनानी भी है, आयुर्वेद भी है, योग भी है। तो इस तरह के कर उत्तर प्रदेश के 16 जिला मुख्यालयों पर हमारे अस्पताल 50 बेड के चल रहे हैं और कुल 8 अस्पताल हमारे और बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, जिनमें 4 अस्पताल तो हम अगले 1 महीने 2 महीने में शुरू कर लेंगे। हमारा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश के 70 जिला मुख्यालयों पर इस तरह के इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बन जाए। दूसरा यह है कि जितने भी पुराने अस्पताल, 4000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल हैं, 4 बेड के, 25 बेड के, 15 बेड के, 30 बेड के, उन सारे अस्पतालों को हमको, चूंकि स्वास्थ्य मंत्रालय से अलग होने के बाद हमको अपने अस्पतालों को अपनी जमीन पे बनाना है, तो हर वर्ष हम करीब 400-500 अस्पताल हम धीरे धीरे बना। अब तक 1200 अस्पताल हम आरोग्य सेंटर के रूप में, आरोग्य मंदिर के रूप में, जिसको नया नाम प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आयुष वेलनेस सेंटर को आरोग्य मंदिर का नाम दिया। तो करीब 1200 अस्पताल हम ऐसे अभी तक बदल चुके हैं। जमीनें मिलती जा रही, हम नए नए अस्पताल बनाते जा रहे हैं और कुल 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज है उत्तर प्रदेश में। 2 नए मेडिकल कॉलेज हमको और भी बन के, जैसे अयोध्या में होम्योपैथ का मेडिकल कॉलेज था तो आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज वहां बन के तैयार है, जो मुझको लगता है कि इसी महीने उद्घाटित हो जाएगा। बनारस में पहले से आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज था तो एक नया मेडिकल कॉलेज होम्योपैथ का। तो कुल उत्तर प्रदेश में 19 वर्किंग मेडिकल कॉलेज हैं, 86 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं। विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं था तो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में बन गया है और वो शुरू हो चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश के हमारे सारे 105 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, राजकीय और प्राइवेट मिलाकर उन सबका एफिलिएशन शुरू हो गया, उनकी पढ़ाई, उनका सत्र सब कुछ रेगुलराइज हो गया। और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए बनारस में एक बहुत एडवांस सेंटर हम लोग बना रहे हैं, वो भी मुझको लगता है कि साल भर, 1 साल के अंदर जनता को उत्तर प्रदेश के मिल जाएगा। चूंकि प्राकृतिक चिकित्सा का कोई भी हॉस्पिटल हमारे पास नहीं था, सारे लोग दक्षिण भारत की तरफ जाते थे, चाहे वो केरला हो, कर्नाटका हो। तो अब उत्तर प्रदेश के लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी का ये सपना है कि हम बड़े अस्पताल बनाएं और प्राकृतिक चिकित्सा भी हमारे अस्पतालों की एक विशेष जान हो। तो प्राकृतिक चिकित्सा का एक सेंटर बना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगा है कि जैसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आइया है, जैसे हम एम्स कहते हैं दिल्ली में है, तो आयुर्वेद का भी एम्स आप कह सकते हो, एम्स के बराबर का आयुर्वेद का अस्पताल है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान सरिता विहार दिल्ली में है। आप उसको देखिएगा तो चमत्कृत हो जाएगा, इतना एडवांस सेंटर है वो। उसी की एक शाखा भी गोवा में भी बनी, जयपुर में भी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, गोवा में भी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, उसी की एक शाखा
हम लोग अभी बनारस में जमीन मिल चुकी है, उसको बनाने जा रहे हैं। तो मुझको लगता है कि बड़े अस्पताल बनाना और एक ऐसा अस्पताल कि एक परिसर में जाके सबको सारी दवाएं मिले, योग भी सिखाया जाए, पंचकर्म भी करा जाए उनका। तो कुल मिला के समाज में जो भरोसा बढ़ा है, आयुष के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा है, व्यक्तिगत जिंदगी में लोगों ने उसको जिस तरीके से अपनाया है, कोरोना के काल में जैसे लोगों का जुड़ाव था, लोगों ने आयुष के काढ़े से लेकर गिलोय से लेकर घरों में अपने जो अपने किचन के मसाले हैं, उसको ही आयुर्वेद कहता है कि आपके घर का किचन ही हमारा आधा औषधालय होता है। बिल्कुल। तो इंसान की जिंदगी में आयुष कहीं अलग से कुछ ऐसी बताइए, जीवन शैली, अभी जीवन शैली की चर्चा हो रही थी, तो आयुर्वेद के हिसाब से जीना, खान पान, आपका आहार विहार, ऋतुचर्या, मौसम के मुताबिक खान पान, वर्तमान की जो जिंदगी है इंसान की, भाग दौड़ की, आधुनिकता की, शहरों की जिंदगी, शहरों में भी विशेषकर मेट्रोपॉलिटन शहरों की, वो बड़ी भाग दौड़ की जिंदगी है। और अगर हम इस जिंदगी में ये परिवर्तन कर सकें या कर लें तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है जो दिक्कतें होती हैं आधे से ज्यादा वो आयुर्वेद किसी भी इलाज की बात नहीं करता। आयुर्वेद कहता है कि आप अपनी जीवन शैली को बदल लीजिए, जो लाइफ स्टाइल कहा जाता है, जीवन शैली में परिवर्तन, खान पान में परिवर्तन, और फिर उसके मुताबिक ऋतुचर्या के मुताबिक अगर आपने जीवन अपना लिया तो आप वैसे ही आपका जीवन निरोग हो जाएगा। तो निरोग व्यक्ति ही जो देश की कल्पना है आत्मनिर्भर भारत की, स्वदेशी की बात देश में हो रही है, तो ये स्वदेशी आज विदेशी दवाओं का जो व्यापार है, चाहे अंग्रेजी दवाओं का व्यापार है, सारी दुनिया में, भारत में हमारे जैसे हमारी नानी दादी, हमारी माँ दरवाजे पे, चाहे वो नीम हो, चाहे वो आंगन की तुलसी हो, चाहे वो जितने प्रकार के पौधे हैं, वही तो आयुर्वेद है। उन्हीं की जड़ी, किसी की पत्ती, किसी का तना, किसी की जड़ें, और वो आपके दरवाजे पे है, आपके घर में है, आपके गांव में है, आपके इर्द गिर्द के वातावरण को ही आप कह सकते हो कि आयुर्वेद है। तो समाज का जो झुकाव बढ़ा है, दवाओं का कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो लोगों को लग रहा है कि आयुर्वेद का जिक्र तो हमारे पुराणों में भी है, किस तरीके से ऋषि मुनियों के वक्त से हम इसको सुन पुराणों रहे हैं, में पढ़ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वेदों से आयुर्वेद है। राइट। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है विज्ञान, और आयुर्वेद का मतलब आयु का विज्ञान, तो ये उम्र का विज्ञान है। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि आयु का विज्ञान, उम्र का विज्ञान। तो अपने आप जो लोग जुड़े हैं, जो लोग इन चीजों पे गौर कर रहे हैं आजकल, वेदों से आयुर्वेद है। वेदों में के बाद हमारे ऋषि मुनियों ने व्यक्तिगत, चाहे चरक ऋषि ने लिखा हो चरक संहिता, चाहे महर्षि सुश्रुत दुनिया के पहले प्लास्टिक सर्जन थे, और वर्तमान में प्लास्टिक सर्जरी भी उनको फादर ऑफ सर्जरी कहती है। तो महर्षि सुश्रुत ने काशी में दुनिया का पहला सर्जरी का अस्पताल खोला। महर्षि सुश्रुत की संहिता है सुश्रुत संहिता। तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता हमारे इस इलाज की पद्धति का आधार है। सारी दुनिया धीरे धीरे जिस तरीके से झुक रही दुनिया के, और मुझे लग रहा है आज जो देश का युवा की अगर हम बात करें, क्योंकि भारत की बात करते हैं तो एक युवा देश है, और ऐसे में हम देखते हैं सोशल मीडिया पर भी लोग इसको लेकर बहुत जागरूक हो रहे हैं, वो अपनी जीवन शैली को बदल रहे हैं। सर, क्योंकि जीएसटी की भी यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी, 4 स्लैब से 2 स्लैब में उसको कर दिया, जनता को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़ा ये कदम उठाया गया। आयुर्वेद और अगर मैं होम्योपैथिक यहाँ पर बात करूं, इसमें जीएसटी कितना कम हुआ और कैसे इससे आपको लगता है अब लाभ मिलेगा? देखिए, जीएसटी जिन चीजों पे 12% या 18% हुआ करती थी, 4 स्लैब हुआ करते थे, 5, 12, 18 और 28। अब या तो 5 जिन चीजों के, जैसे खाने पीने की चीजें थी, दवाएं थी, कृषि के उपकरण हो, कृषि के खाद हो, बीज हो, इन सारी चीजों को 5% पे कर दिया। किसी पे 18 था, किसी पे 12 था। और खाने की मैक्सिमम अधिकांश वस्तुएं, चाहे वो चावल, गेहूं, राशन हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो पनीर हो, वो दूध की बनी चीजें हो, उन सबको 0 कर दिया। तो इससे खान पान की चीजें, दवाएं सस्ती हुई हैं, और किसान के लिए उसके बीज, खाद सस्ते हुए, उससे सारे कृषि के उपकरण, चाहे वो ड्रिप वाटर इरिगेशन के सिस्टम हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की जो उसकी औजार होते थे, कृषि के उपकरण होते थे, वो सस्ते हुए। तो व्यक्तिगत जिंदगी में ऐतिहासिक रूप से इस रिफॉर्म के बाद परिवर्तन हुआ है, और मुझको लगता है कि गरीब की थाली सस्ती हुई है। घर की सबसे ज्यादा तो खुशी घर की मातृशक्ति में है।
कि लोगों को लग रहा है कि हमारा घर के रोज के खान पान की, रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें, खान पान की चीजें, तो वो एक ऐतिहासिक रूप से कल परसों से नवरात्रि के प्रथम दिन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसकी शुरुआत किया। निश्चित ही ये इसको नाम दिया उन्होंने बचत उत्सव। तो ये बचत का उत्सव जिसकी शुरुआत नवरात्रि के प्रथम दिन से हुई है, नवरात्रि में हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो ये निश्चित ही देश की मातृशक्ति को और पूरे देशवासियों को, स्पेशली गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए इतनी बड़ी सुविधा, इतना बड़ा लाभ मिला है। आने वाले दिनों में आपको फर्क उसका दिखेगा। सरकार को जरूर 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो हमारा जीएसटी का कलेक्शन था, जब से जीएसटी लागू हुई है, जीएसटी पहली जीएसटी का कलेक्शन जो प्रथम वर्ष में हुआ था 5.44 लाख करोड़। इस वर्ष 2025 में जीएसटी का कलेक्शन था 22.08 लाख करोड़। तो यह चमत्कृत करने वाला कनेक्शन था। उसमें भी सरकार ने अपने को कहीं ना कहीं से जनता के हित को सर्वोपरि रखा और 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कमी होगी जीएसटी के कलेक्शन में। उसके बावजूद सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला जनहित में लिया है, जनता के लिए लिया है, अपने गरीब के लिए लिया है, मध्यम वर्ग के लिए लिया है। तो ऐतिहासिक फैसला और उसके पूरी जीवन पे इसका असर होगा। दवाएं सस्ती होंगी, दवाएं चाहे मॉडर्न मेडिसिन की दवाएं हो, चाहे आयुर्वेद की दवाएं हो, सब पे जीएसटी में कमी आने के बाद से बहुत फर्क आएगा। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, इससे आम जनता को फायदा भी होगा। हम देखते भी हैं, लोग इसको लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन सर, भले ही हम यहाँ पर आयुर्वेद की बात करें, हम होम्योपैथी की बात करें, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि देश में आज भी एलोपैथी का ही बोलबाला है। अगर किसी को इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो वो एलोपैथी की ही दवाई लेता है। तो आप अब ऐसे में कैसे आयुर्वेद और होम्योपैथी को आगे बढ़ाएंगे? मतलब इसको लेकर आप लोगों का क्या विजन है? देखिए, ये अतीत की विधा, मैंने आपसे कहा कि सनातन से जुड़ी हुई देश। आप अगर किसी पैथी की बात करिएगा तो उस पैथी की उम्र पता कर लीजिए कि उस पैथी की उम्र क्या है। इस देश में हजारों साल से, जब से भारत का इतिहास हम सब ने पढ़ा है, जाना है, 10 हजार साल पुराना देश का इतिहास है। तो वो मानव कैसे जिंदा था, देश का किस विधा से जिंदा था, तब आपको लगेगा कि ये आयुर्वेद देश के पर्वतीय अंचलों में, चाहे कश्मीर से लेकर, हिमाचल से लेकर, उत्तरांचल से लेकर देश के पर्वतीय राज्यों में, वो जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उन सब में भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा शुरू की गई एक विधा है जिसका नाम है सुवारिकपा। दक्षिण भारत में एक विधा प्रचलित है जो सिद्धि, मतलब कहते हैं कि सिद्ध नाम है उसका। वो दक्षिण भारत में महर्षि अगस्त, जो काशी के जन्मे ऋषि थे, उन्होंने जाके तमिलनाडु में शुरू किया। दक्षिण भारत में उस विधा का बहुत प्रचलन है, सिद्ध का। होम्योपैथ सर हैनीमैन, जो जर्मनी के रहने वाले और एलोपैथ के डॉक्टर थे, उनकी बेटी बीमार पड़ी तो उन्होंने अपनी बेटी के इलाज के लिए इस पैथी को जन्म दिया। 270 साल हुए इस विधा को, जिसका नाम है होम्योपैथी। लेकिन जब आयुर्वेद की बात करिएगा तो वेदों से आयुर्वेद है, वेदों की कोई उम्र कोई नहीं बता पाता, क्योंकि ये दैवी ग्रंथ माने जाते हैं। तो तब से भारत आयुर्वेद के भरोसे ही जिंदा था। अतीत में अगर आप पढ़ते हैं कि महाभारत काल में भगवान लक्ष्मण को, भगवान राम के जो भाई थे लक्ष्मण, उनको मूर्छा लगी, तो उनके इलाज के लिए सुषेण वैद्य आए। सुषेण वैद्य ने एक संजीवनी बूटी के बारे में बताया। भगवान हनुमान लेने गए तो तब भी वो वैद्य थे। महाभारत की लड़ाई को आप पढ़िएगा कि सुबह दिन में युद्ध होता था, शाम को युद्ध रोक दिए जाते थे। शाम को फिर वो सारे वैद्य, उनके नाम है, अगर आप कभी महाभारत में गीता पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि वो वैद्य फिर रात भर अपने लोगों की, घायल सैनिकों की मलहम पट्टी करते थे, फिर वो सुबह युद्ध के लिए तैयार थे। दक्षरात की कटी हुई गर्दन, बकरे का धड़ लगना, चाहे आपने पढ़ा भगवान गणेश जिनकी हम पूजा करते हैं, उनको हाथी के बच्चे का धड़ लगाया गया, वो ट्रांसप्लांट है। और उस अतीत के भारत का ट्रांसप्लांट है जब कोई पैथी दुनिया की जिंदा नहीं थी। तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि सनातन की विधा है और देश उसी के भरोसे हजारों साल तक था। बीच का एक ऐसा काल चक्र है जिसमें कि एक पैथी के चलते और वो मॉडर्न मेडिसिन से जोड़ दिया गया। तो फिर जो बीच का दौर था, लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने आयुष को अलग एक नई जिंदगी दिया, नई विधा के रूप में उसको फिर से नया मंत्रालय बना दिया। अब आयुष के सपनों को जो पंख लगे हैं, देश में जिस तरीके से लोगों का भरोसा बढ़ा है। और एक बात आपको कहूंगा तो अच्छा लगेगा कि WHO ने सारे दुनिया के संयुक्त राष्ट्र से जुड़े 180 से ज्यादा देशों की परंपरागत दवाओं के लिए
भारत को अपना हब बना है। भारत में जामनगर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो कल्पना करिए कि भारत ही वो देश था जो इन देशों की, सारे देशों की परंपरागत दवाओं पे शोध के लिए WHO ने भारत में इंस्टीट्यूट बनाया है। वो काम कर रहा, हम भी उसमें शामिल हैं। तो देश में वर्तमान में जित शोध की बात होती कि इन ग्रंथों में आखिर में इनका आधार क्या है, कहाँ शोध हुआ, कि दुनिया के किस मानक प्रदान करने वाली किस कंपनी ने इन दवाओं को शोध किया, तो ये मानव शरीर ही उसकी प्रयोगशाला थी। दुनिया में ऋषि संतों ने, महात्माओं ने उसको प्रूव किया। और ये दैवी विधा है। भगवान धन्वंतरी जो ईश्वरी वैद्य कहे जाते हैं, समुद्र मंथन में अमृत का कलश लेके प्रकट हुए, वही आयुर्वेद के देवता हैं। उन्हीं के मानवीय अवतार के रूप में काशी के राजा दिवोदास को हम लोग भगवान धन्वंतरी का मानवीय अवतार मानते हैं। उन्हीं के योग्यतम शिष्य थे महर्षि सुश्रुत, जिनको कि दुनिया फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहती है। हम उनकी ग्रंथों के आधार पर इलाज करते हैं। जहां तक शोध का विषय है, हम लगातार इंस्टीट्यूट, शोध परक संस्थाएं, विश्वविद्यालय और शोध को बढ़ावा दे रहे हैं। इन चीजों से आपको लगेगा कि दुनिया को शोध के बगैर किसी पद्धति को संसार मान्यता नहीं देता, तो हम भी आयुर्वेद में देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के लगातार प्रेरणा से शोध परक दवाएं, और बहुत यहाँ पिछले बैठकों में आपने देखा कि आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग बात कर रहे थे। तो अब सब हमारी जो दवाएं हैं उनके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा, इसलिए कि वो मान्यता प्राप्त संस्थानों से अप्रूवल उनका होता है। तो आने वाला कल दुनिया के लिए, संसार के लिए मोदी जी ने एक संकल्प लिया योग के लिए। योग हमारी उसी योगियों की विधाएं जो देश के ऋषि मुनियों के द्वारा कहते थे, योग योगियों की विधा है। आज वो जन सुलभ है, सारे संसार भारत ने अपनाया और सारे विश्व ने जिस तरीके से योग को 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया। कल का दिन जो 23 सितंबर था, विश्व योग दिवस 21 जून को होता है। वो दुनिया का सबसे 365 दिनों का सबसे लंबा दिन होता है। आपको बताऊं तो अच्छा लगेगा, कल जो 23 सितंबर थी वो वर्ष का एक ऐसा दिन होता है जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। यही आयुर्वेद है कि जीवन का जो संतुलन है, मन का, मस्तिष्क का, शरीर का, उसी संतुलन को बनाए रखने के लिए 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। तो हमको लगता है कि ये वो विधा है जो हमारी जीवन शैली में परिवर्तन से एक दिन हमको एहसास होगा इन चीजों। बिल्कुल। और सर हम यही उम्मीद आगे करेंगे कि जो आयुष मंत्रालय है वो बेहतरीन काम करे, लोगों के जीवन को बदले, उनके जीवन में नया परिवर्तन लेकर आए। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए, मंच पर आने के लिए।